हम एक नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि आइडियल ना हो, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होना चाहिए। देखिए, हमने आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में 3-4 बातें पढ़ी थी। सबसे पहली बात, म्यू शुड बी इन्फिनिटी। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर म्यू शुड बी इन्फिनिटी। और दूसरा और इम्पोर्टेंट बात, रेजिस्टेंस ऑफ कोर शुड बी इन्फिनिटी। और तीसरा और इम्पोर्टेंट बात, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग शुड बी इन्फिनिटी। और चौथा, ज़ीरो बी सेट शुड बी इन्फिनिटी। ये 4 बातें थे मोटा मोटी जिसे हमने आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। म्यू इन्फिनिटी करने का मतलब 2 बातें हो जाते हैं। इससे आप 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम ए बी करके लिख दे रहे हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगा वो 0 होगा, और दूसरा, म्यू इन्फिनिटी करने का मतलब एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट 0 होगा और दूसरा लीकेज फ्लक्स ये भी 0 होगा। कोर जिस मैग्नेटिक मटेरियल का बना हो उसकी परमेबिलिटी इन्फिनिटी हो, और ऐसा होने से बिना किसी मैग्नेटिक करंट के, नो लोड करंट के, मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेबल हो जाएगा और इन्फिनिटी स्टेबल हो जाएगा। साथ ही साथ उसका लीकेज फ्लक्स 0 होगा। क्यों? आप ये बात जानते होंगे, रिलक्टेंस R इक्वल टू L म्यू बाई ए। और जब ये म्यू 0 इन्फिनिटी होगा तब यह सब बात है R 0 होगा। रिलक्टेंस के 0 होने का मतलब क्या है? लीकेज फ्लक्स का 0 होना। ठीक है, चलिए। दूसरा बात, हम जानते थे कोर का रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कोर का इन्फिनिटी होना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हिस्ट्रेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस, कोर के अंदर जो लॉसेज है वो 0 हो जाए आइडियल ट्रांसफार्मर में। और तीसरा बात, हम जानते थे बाइंडिंग का रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाइंडिंग के अंदर जो लॉसेज है, कॉपर लॉस जिससे हम जनरली नाम दे देते हैं, ये 0 होना चाहिए। I² R लॉस 0। ये ईडी करंट लॉस है, ये हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस 0 होना चाहिए। बी सेट इन्फिनिटी का मतलब क्या है? कि सिस्टम अनसेचुरेटेड है, मतलब लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व, लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व। सेचुरेशन कहीं आए ही नहीं। जब आप ग्राफ बनाए तो मैग्नेटिक ग्राफ बनाए तो वहाँ बी सेट इन्फिनिटी पे हो, बी और एच कर्व बनाए, याद आ रहा होगा आपको। ये वाला पॉइंट यहाँ ना होके सीधे बढ़ते रहे इन्फिनिटी तक, है ना। तो बी सेट इन्फिनिटी करने का मतलब क्या हो? लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व। तो हमने ये आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, जिसे नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर भी हम बोल सकते हैं, वहाँ ये इन्फिनिटी नहीं होगा, ये भी इन्फिनिटी नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, और ये भी इन्फिनिटी नहीं होगा, है ना। और जब ये इन्फिनिटी नहीं होगा तो ये भी 0 नहीं होगा, लीकेज फ्लक्स भी 0 नहीं होगा, रिलक्टेंस भी 0 नहीं होगा, कॉपर लॉसेज भी 0 नहीं होंगे, हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस भी 0 नहीं होगा, और लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा लास्ट में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक एक बात का चर्चा करना, और इस सब को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो सबसे पहली बात, आपको ये पता होगा कि ये किसी
आइडियल ट्रांसफार्मर का पिक्चर है। इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो बोल दीजिए, ये किसी आइडियल ट्रांसफार्मर, ये क्या है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। अब हम एक एक अनआइडियलिटी, इस चारों में से जो अनआइडियलिटी है इसे यहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे और देखेंगे कि उसके इक्विवेलेंट हम क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब यह बात है, जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे इस नॉन आइडियलिटी के चलते, तो हमारे पास 3 सर्किट एलिमेंट है। क्या? रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। इसी तीनों को हमें इसमें ऐड करना है। दूसरी बात, तो हमें डिसाइड करना है कि इसमें से तीनों में से कौन सा एलिमेंट हमारे लिए, कौन सा सर्किट एलिमेंट हमें सूट करेगा। हम किसी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, एक आइडियल ट्रांसफार्मर से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ जाएंगे, तो हम उसमें R, L और C यही तीनों सर्किट एलिमेंट हैं जिसे हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा और हम जज करेंगे अपने लॉजिक के आधार पे कि इसमें से कौन सा सर्किट एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा, ये किस फैशन में होना चाहिए, मतलब सीरीज या पैरेलल, है ना। और तीसरा कि ये प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड किस साइड में होना चाहिए। ये 3 बातें हमें डिसाइड करनी है। देखिए, ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की खूबियाँ हैं और इन खूबियों को यहाँ हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और इनकॉर्पोरेट करने में हमें सर्किट एलिमेंट का मदद लेना होगा। हम डिसाइड करेंगे कि इसके लिए कौन सा सर्किट एलिमेंट यहाँ सूट करेगा और वो किस फैशन में लगा होगा, और प्राइमरी साइड लगा होगा या सेकेंडरी साइड लगा होगा। यही 3 बातें हैं। तो हम एक एक करके वहाँ से उठाएंगे और यहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहला के ए के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ पहला क्या, मैग्नेटाइजिंग करंट इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, करंट 0 नहीं हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट 0 नहीं है। तो इसमें सबसे पहली बात कि कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट। देखिए, असल में 0 होना चाहिए था लेकिन 0 नहीं है, मतलब कुछ है लेकिन बहुत कम है। ठीक है ना, क्योंकि इसे 0 रहना चाहिए था। उसी तरह अगर आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के कोर के परमिएबिलिटी की बात करेंगे तो इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन बहुत 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 बड़ा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये बात आप लॉजिकली सोच सकते हैं। तो अगर मैग्नेटाइजिंग करंट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में 0 नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो इस बात को डिनोट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें ये 3 बात ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले बात, इसमें से सर्किट एलिमेंट कौन सा होगा। तो जहां आपने देखा मैग्नेटाइजिंग करंट नाम से, है ना, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैं मैग्नेटाइजिंग करंट की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ मैग्नेटाइजिंग करंट वाला बात आया तो अब यह सब बात है कि ये इंडक्टर ही। अच्छा, इस तीनों का खूबी आपको पता है ना। इंडक्टर एक ऐसा सर्किट एलिमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर एक ऐसा सर्किट एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। साथ ही साथ रेसिस्टेंस एक ऐसा सर्किट एलिमेंट है जो एनर्जी स्टोर नहीं करता, ये डिसिपेट कर देता है, लॉसेज, है ना। ये एनर्जी का लॉस करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में और ये एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो आप अभी देख रहे थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात आ रही है, तो इसीलिए हमने L लिखा है। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हमने पहला पॉइंट डिसाइड कर लिया कि इसमें से इंडक्टेंस होगा। ठीक है ना। दूसरा बात, ये सीरीज होगा या पैरेलल। देखिए, सीरीज पैरेलल कहने का मतलब है कि आप सोर्स के साथ सोच सकते हैं कि ये सीरीज होगा कि पैरेलल होगा सोर्स एलिमेंट के साथ। तो मैग्नेटाइजिंग करंट लोड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना,
इट डजेंट डिपेंड ऑन लोड। इट डजेंट डिपेंड ऑन लोड। ये लोड पे डिपेंड नहीं करता है। लोड बोले तो I2 है ना, यहाँ जो लोड लगेगा, मतलब आप किसी ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे दीजिए बिना लोड के, उतना ही मैग्नेटाइजिंग करंट लेगा। या फिर आप उसमें उसके फुल लोड पे उसको चलाइए ट्रांसफार्मर को, तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू वही एक छोटा सा वैल्यू होगा जो कि फिक्स होगा। अब ये सब बात है, ये कोर का प्रॉपर्टी है ना। तो कोर के प्रॉपर्टी में ये लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब ये मैग्नेटाइजिंग करंट लोड पे डिपेंड नहीं करता है, तब ये सब बात है, ये सीरीज में नहीं होगा, ये पैरेलल में होगा। इस बात से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये एलिमेंट जो होगा ये पैरेलल में लगा होगा विथ सोर्स। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं स्पष्ट कर दूं, थोड़ा और आप समय देंगे, बहुत इत्मीनान से स्पष्ट हो जाएगा। और तीसरा और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये किस साइड होगा, तो ये प्राइमरी साइड होगा। प्राइमरी साइड क्यों होगा? कोर की प्रॉपर्टी है, और लोड रहे ना रहे ये लोड पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये प्राइमरी साइड होगा। देखिए, मैं अभी कह दूं कि सिर्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। मतलब इस तीनों बात का कंक्लूजन क्या होगा कि आप पहले के ए को बताने के लिए आप एक इंडक्टर इस तरह लगा सकते हैं, है ना। इस तीनों को मैंने यहाँ ये इंडक्टर है मेरा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये इंडक्टर है, ये लोड पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। आप यहाँ सप्लाई देंगे और ये लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ जो करंट है I0 पैरेलल में लगा हुआ है। आप इधर कुछ भी करंट ले जाएं, इधर कुछ भी करंट ले जाएं, ये इसमें जाने वाला करंट फिक्स रहेगा, है ना। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे इसका वोल्टेज भी है जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का है, तो पैरेलल में लगा हुआ है तो करंट फिक्स है। हमें इस पे जाने वाले करंट से मतलब नहीं है, इधर जाने वाले करंट से कोई मतलब नहीं है कि इसमें क्या करंट जाएगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है। अगर यही पैरेलल में न लग के सीरीज में लगा रहता तो यह सब बात है, जैसे इधर करंट बहता, इस ब्रांच में करंट बहता, तो यहाँ भी करंट बढ़ जाता, तो हमारा लॉजिक गलती हो जाता, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो एक बहुत छोटा अमाउंट है, और जो कि लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस बात से हमने कंक्लूजन निकाला कि ये सर्किट एलिमेंट L होगा, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन की बात हो रही है। साथ ही साथ यह पैरेलल होगा क्योंकि लोड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और प्राइमरी साइड में होगा। तो मैंने इसे यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। चलिए, अब मैं अब पहला का B अभी छोड़ दे रहा हूँ, दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। हमने देखा, अभी इसके लिए मैं एक ड्राइंग ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि ये मैंने एक नॉन आइडियलिटी मैंने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ, ठीक है ना। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है और मैंने एक नॉन आइडियलिटी इंट्रोड्यूस किया है, और मैं लिख रहा हूँ कि ये एक मैग्नेटाइजिंग करंट है, ठीक है। चलिए, अब मैं दूसरे के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। दूसरा क्या कर रहा है कि इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, पहले इसकी चर्चा कर ले रहे हैं। कोर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किसी कोर का इनफाइनाइट होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस को जीरो करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। मेनली ईडी करंट लॉसेस को जीरो करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। हिस्टैरिसीस लॉस तो यहीं से जीरो हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो आर कोर इनफाइनाइट नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा वैल्यू है। मैं लिख दूं दूसरा, आर कोर इज नॉट इनफाइनाइट बट इट हैज़ ए लार्ज वैल्यू। सही है। अब जब लॉसेज की बात आएगी, और आर हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है ना। लॉसेज है ये, कोर लॉस है ना, ये क्या है, कोर लॉस है।
तो लॉसेज है तो ऑब्वियस सा बात है, मैंने अभी बताया कि एनर्जी के लॉस को बताने के लिए रेसिस्टेंस RLC में आप किसे लेंगे, रेसिस्टेंस को लेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉसेज की बात हो रही है इसलिए हमने R लिखा है, यहाँ R हम लिख भी रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो लॉसेज हो गया। अब रही बात ये सीरीज में रहेगा या पैरेलल में रहेगा, तो कोर लॉस डजंट डिपेंड ऑन, वही लॉजिक, डज नॉट डिपेंड ऑन लोड, लोड पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये पैरेलल में रहेगा और प्राइमरी साइड में रहेगा, ठीक है ना। देखिए आगे आप पढ़ेंगे भी, कोर लॉस प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, वोल्टेज के स्क्वायर। जब आप किसी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में ही लगाना होगा, स्वाभाविक सा बात है, पैरेलल में ही लगाना होगा, करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो जब आप इस नॉन आइडियलिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं यहाँ एक छोटा सा फिगर बना दे रहा हूँ, हमने यहाँ तक बना रखा था, और दूसरा एलिमेंट आप इस तरह भी बना सकते हैं, ये पैरेलल है और यहाँ इस तरह, ठीक है। देखिए अब मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ देखिए जगह कम पड़ जा रहे हैं ना, मैं इसे नीचे वाले को मिटा रहा हूँ। मैं इस फोटो को फिर से बना रहा हूँ और थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दे रहा हूँ, बातें वहीं रहेंगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। मैंने पहला का A और दूसरे को मिला के इस तरह सर्किट डिज़ाइन किया है। ये R है, R नॉट मैं इसे अब आगे से नाम दे दूंगा, ठीक है ना। और इसी नाम में मैग्नेटाइजेशन है इसलिए XM नाम दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप यहाँ I नॉट पढ़ रहे थे, अब आप इसे I नॉट यहाँ पढ़ेंगे। I नॉट मतलब नो लोड करेंट, और इसे आप नाम देंगे मैग्नेटाइजेशन करेंट, और इसे आप नाम देंगे, क्या नाम दे दूँ, आई म्यू, म्यू नाम देना अच्छा नहीं लगेगा, IW नाम दे रहा हूँ, वाटेज, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नो लोड करंट I नॉट क्या है, मैं फिर मिटा दूंगा सारे को, आप नोट कर सकते हैं। अब मैं I नॉट को नो लोड करंट बोलूँगा, ठीक है। और IM क्या है, मैग्नेटाइजेशन करंट है। मैंने अभी तक I नॉट को मैग्नेटाइजेशन करंट बोल रखा था क्योंकि उस समय R नॉट का मेरे पास नहीं था। IM मैग्नेटाइजेशन करंट, और IW क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। मतलब कि I नॉट का दो हिस्सा है, I नॉट दो करंट से बना है, IM और IW। और इस तरह लिखना गलत होगा क्योंकि ये एक फेजर इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। तो I नॉट के दो हिस्से हैं, एक मैग्नेटाइजिंग करंट है, नो लोड करंट के दो हिस्से हैं, एक मैग्नेटाइजिंग करंट है और दूसरा ऐसा करंट है जिसके चलते कोर के अंदर लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है। बात यहाँ तक स्पष्ट है। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे की, R बाइंडिंग इक्वल टू 0 की, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ भी, जब मैं R बाइंडिंग को 0 करना चाहूँगा तो लॉसेज है, तो कौन सा कंपोनेंट R, और बाइंडिंग के अंदर जो लॉसेज है ये लोड पे डिपेंड करते हैं, है ना। लोड बढ़ाने के साथ बाइंडिंग में बहने वाले करंट का वैल्यू चेंज होता है, बढ़ता है, घटाने से घटता है,
लोड पे डिपेंड करता है। लोड बढ़ाने घटाने से बाइंडिंग के अंदर बहने वाले करंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। और ये ऑब्वियसली मैं तीसरे का चर्चा कर रहा हूँ, आई स्क्वायर आर लॉसेज है ना। तो आई के वैल्यू के साथ ये घट बढ़ रहा है, लॉसेज घट बढ़ रहा है, आई का वैल्यू चेंज हो रहा है तो बाइंडिंग के अंदर लॉसेज घट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये सीरीज में होगा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ और तीसरे पॉइंट की चर्चा मैं कर रहा हूँ। मैं तीसरे पॉइंट की चर्चा कर रहा हूँ। आर बाइंडिंग को ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है, एक स्मॉल क्वांटिटी है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ मैं अगर आपको 2 आर दे दूँ तो आप पता लगा सकते हैं कि इसमें से कौन कोर के लिए है और कौन बाइंडिंग के लिए, क्योंकि जो छोटा होगा वो बाइंडिंग के लिए है और जो बड़ा होगा वो कोर के लिए। ठीक है ना। चलिए, आर बाइंडिंग एक स्मॉल क्वांटिटी होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, एक स्मॉल, जीरो नहीं होता है लेकिन एक स्मॉल क्वांटिटी होता है। और चूंकि लॉसेज है, बाइंडिंग लॉस है ना, तो ये बाइंडिंग लॉस है, तो इसका मतलब है कि ये रेसिस्टेंस होगा और इट डिपेंड्स ऑन लोड। ये लोड पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये सीरीज में लगेगा और प्राइमरी सेकेंडरी बोथ साइड्स लगेंगे। आप सोचिए भी ना, बाइंडिंग पे दोनों साइड होते हैं, है ना, तार लपेटा दोनों साइड होता है ना बाइंडिंग का, तो इसमें बड़ी बात नहीं। अभी तक मैंने क्या फिगर ड्रॉ किया था, अभी तक हमारा पिक्चर कुछ इस तरह का था। ट्रांसफार्मर। अब मैं इसमें इस तीसरे बात को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। इसे मैंने आर नॉट लिखा था, इसे एक्सएम लिखा था और ये आई नॉट था। ठीक है, अब मैं इस तीसरे बात को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि एक रेसिस्टेंस आप यहाँ भी लगाइए जिसे आप R1 नाम दीजिए और दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ भी लगाइए जिसे आप R2 नाम दीजिए। R1 और R2 क्या है, बाइंडिंग के रेसिस्टेंस है और जो बाइंडिंग में होने वाले लॉसेज को बताते हैं, और ये सीरीज में रहेंगे। देख रहे हैं ना, सारा करंट इसमें से होके बहेगा। जैसे ही यहाँ करंट का वैल्यू चेंज होगा, इसमें से बहने वाला करंट का वैल्यू चेंज होगा, यहाँ करंट का वैल्यू चेंज होगा और उसी हिसाब से यहाँ करंट का वैल्यू चेंज होगा। तो ये एलिमेंट जो होना चाहिए ये सीरीज में होना चाहिए और दोनों साइड होना चाहिए। साथ ही साथ ये लॉस को डिपेंड कर बता रहा है, इसलिए ये रेसिस्टेंस होना चाहिए। मैं अगर आपको ये और ये वैल्यू दे दूं और बताऊं नहीं कि कौन कहाँ है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसे छोटा होना चाहिए और इसे बड़ा होना चाहिए, है ना। ये 500 ओम है तो ये 5 ओम है, इस तरह का, है ना। आप समझ रहे हैं ना, बाइंडिंग का लॉसेज स्मॉल क्वांटिटी होना चाहिए। और अभी मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कोर का जो रेसिस्टेंस हो वो बड़ा वैल्यू हो। ठीक है, मैंने तीसरे पॉइंट का चर्चा कर लिया। अब आपको आसान लग रहा होगा सारी बातें, शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा। पहला का बी का चर्चा कर रहा हूँ, फर्स्ट बी का मैंने अभी तक उसे छोड़ रखा है। ठीक है ना, चलिए पहला का बी क्या कह रहा है। मैंने पहला का ए चर्चा कर लिया, दूसरा चर्चा कर लिया, तीसरा चर्चा कर लिया और पहला का बी बचा है। पहला का बी कह रहा है कि लीकेज फ्लक्स जीरो नहीं होगा। देखिए लीकेज फ्लक्स होता क्या है, आपको ध्यान होगा, मैं कई बार दोहरा चुका हूँ। हमारे ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग्स रहते हैं उसमें से एक बाइंडिंग का फ्लक्स दूसरे बाइंडिंग को लिंक करता है। अगर आप यहाँ करंट देंगे, इसके चलते फ्लक्स आएगा और ये दूसरे बाइंडिंग को कट करेगा, है ना। मान लीजिए कुछ इस तरह कट करेगा। लेकिन क्या सारे फ्लक्स कट करते हैं? नहीं, कुछ फ्लक्स बाहर भी निकल जाते हैं, इधर बाहर भी निकल जाते हैं। बाहर निकलने का मतलब क्या है,
कोई भी ऐसा फ्लक्स जो दूसरे बाइंडिंग को न करे हमारे काम लायक नहीं रहता है, वो लॉसेज हो जाते हैं एक तरह। लॉसेज बोले तो मतलब व्यर्थ चले जाते हैं, बर्बाद चले जाते हैं, क्योंकि जब तक दूसरे बाइंडिंग को कट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा और ट्रांसफार्मर हम जिस पर्पज़ से बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लैगिंग आने लगता है। तो ये लीकेज फ्लक्स, अगर हमें कोर को इनफाइनाइट परमेबिलिटी रखूं तो इधर कोई बाहर नहीं जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ पता है ना आप, जैसे रिलक्टेंस अगर ज़ीरो हो जाए इस पाथ का, इस मैग्नेटिक पाथ का, सिलिकॉन स्टील जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जीरो तो हो है नहीं, तो उस रास्ते ये सारा पाथ उसी सारा फ्लक्स उसी को फॉलो करेगा, उसी पाथ को। लेकिन ज़ीरो तो है नहीं, कुछ फाइनाइट वैल्यू है इसके रिलक्टेंस का, तो इसी चलते कुछ फ्लक्स हवा में भी निकल जा रहा है, या कुछ फ्लक्स ऐसा है जो दूसरे बाइंडिंग को कट नहीं कर रहा है, जो कि हमारे यूज़ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को दर्शाने के, इसे आप ये क्या है, ये लीकेज फ्लक्स है। लीकेज फ्लक्स कहने का मतलब जो दूसरे बाइंडिंग को, लीकेज फ्लक्स क्या है, डू नॉट कट द बाइंडिंग्स ऑफ, डू नॉट कट द अदर बाइंडिंग। उसी तरह यहाँ भी फ्लक्स जनरेट होगा, है ना, आप ये बात है ना, तो यहाँ भी कुछ लीकेज हो जाएगा, है ना, ये भी लीकेज फ्लक्स। मतलब ये इसका ऐसा फ्लक्स जो इस बाइंडिंग को न कट करे और इसका ऐसा फ्लक्स जो इस बाइंडिंग को ना कट करे, उसे लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। तो इसे आप डिनोट करने के लिए अगर आप यहाँ से हटाना चाहेंगे तो चूंकि फ्लक्स का बात है ना, लीकेज फ्लक्स, आप नाम से ही आपको लग रहा होगा ये कौन सा मटेरियल है, फ्लक्स की बात है, इसीलिए ऑब्वियस बात है हम एल लिख सकते हैं। और ये लोड पे डिपेंड करता है। अब देख रहे होंगे जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे यहाँ फ्लक्स का लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ने से लीकेज भी बढ़ेगा, है ना। तो लीकेज बढ़ेगा तो ये सीरीज में होंगे और बोथ साइड होंगे, है ना, क्योंकि दोनों बाइंडिंग में इस तरह का पाया जाता है। तो इसे बताने के लिए हम अब एक फाइनल फिगर मैं बना दे रहा हूँ। मैंने अभी तक जो बनाया था मैं इस बात को मिटा रहा हूँ। अभी तक मैंने जो बना रखा था यहाँ मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, उसी तरह मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर रखा है। ये R1, इसे मैं X1 नाम दे दे रहा हूँ। ये R2 है, इसे मैं X2 नाम दे रहा हूँ। ये I0 था, इसे मैं XM नाम दे दिया हूँ, और इसे R0 नाम दे दिया। ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स के लिए मैं ये दोनों एलिमेंट हैं जो दोनों साइड होंगे और सीरीज में होंगे, क्योंकि लोड पे डिपेंड करेंगे। लोड बढ़ने से लीकेज बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि फ्लक्स में मैग्नेटिक पाथ में जाने वाला जो कोर के अंदर जो जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा, बाकी सारा लीकेज ही होगा, है ना। तो आप जैसे ही करंट बढ़ाएंगे तो लीकेज का प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, और इस तरह हमारा ये सर्किट हो गया। तो मैंने 3 तक सारी बातें चर्चा कर ली। पहला के ए के लिए, फर्स्ट के ए को बताने के लिए ये एलिमेंट था, फर्स्ट के बी को बताने के लिए ये एलिमेंट था, दूसरे को बताने के लिए ये एलिमेंट था, और तीसरे को बताने के लिए ये एलिमेंट था, और ये दोनों साइड है। ठीक है, देख रहे हैं ना। रही बात चौथे की, सैचुरेशन भी सेट इन्फिनिटी नहीं है। तो ये बात मतलब इस सर्किट में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग रेंज है उस सिचुएशन में ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बी सेट इन्फिनिटी नहीं रहेगा, सैचुरेशन नहीं रहेगा, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हम जो प्रैक्टिकली हम जिस ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं उस ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग रेंज जो होता है 1.5 टेस्ला होता है ना। ठीक है।
इस मतलब कहीं ना कहीं, या आप सिलिकॉन स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चौथे पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, बस इसका इम्प्लीकेशन सर्किट लिहाज से, इक्विवेलेंट सर्किट के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सिलिकॉन स्टील की बात करूँ तो मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह है, और हमारा जो ऑपरेटिंग रेंज है, ये सेचुरेशन वाली बात है ना, मेरा ऑपरेटिंग रेंज कहीं यहाँ एकदम 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 ठीक बाद है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा है ना, मैं कहीं यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ 1.5 टेस्ला पे, ठीक है, सिलिकॉन स्टील के बारे में, इन्फाइनाइट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब आप ये मतलब यहाँ बिसाइड इन्फिनिटी नहीं रहने से क्या मतलब होगा कि सेचुरेट पॉइंट पे अगर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है लीनियर में नहीं है, नॉन लीनियर में है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो रहेगा वो नॉन साइनोसॉइडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई नॉट नॉन साइनोसॉइडल, है ना। हार्मोनिक्स रखेगा, इट कंटेन्स हार्मोनिक्स, है ना, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, और ये पिकी नेचर का होगा, ठीक है ना। हम चर्चा करेंगे डिटेल में जहाँ नो लोड करंट के बारे में, जब हम चैप्टर क्लास में पढ़ेंगे तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ तक इधर काम किए तो ठीक है, जो कि लीनियर हिस्से में है, नॉन लीनियर हिस्से में नी पॉइंट के बाद जब आपका ऑपरेटिंग पॉइंट रहेगा तो उस समय क्या होगा, आप वोल्टेज साइनसॉइडल अप्लाई कर रहे हैं और आपको साइनसॉइडल फ्लक्स चाहिए। साइनसॉइडल फ्लक्स स्टेबल होने के लिए ये साइनसॉइडल करंट चाहिए, लेकिन जब आप इस हिस्से में काम करेंगे तो साइनसॉइडल फ्लक्स स्टेबल करने के लिए इसे नॉन साइनसॉइडल होना पड़ेगा, समझ रहे। इस दोनों में रिलेशन लीनियर का नहीं रह जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई नॉट और फाई, इसका रिलेशन लीनियर का नहीं रह जाएगा जब आप नी पॉइंट के बाहर काम करेंगे। तो जब आप चाहेंगे कि फ्लक्स साइनसॉइडल हो तो इसे नॉन साइनसॉइडल होना पड़ेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, भी जो कि इनपुट है ये साइनसॉइड है ना, ये साइन वेव है, और इसके चलते जो होगा आई ये भी साइनसॉइड होना चाहिए, और फाइनली जो आपका आउटपुट है फ्लक्स ये साइनसॉइड होगा। लेकिन जब आप नी पॉइंट के बाद काम करेंगे तो आप इनपुट साइनसॉइड देंगे और आपको आउटपुट साइनसॉइड चाहिए। तो इसको मैनेज करने के लिए जहाँ यहाँ लीनियर रिलेशन नहीं रहेगा तो इसे नॉन साइनसॉइड होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि जब बी सेट नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी और आपका ऑपरेटिंग पॉइंट नी पॉइंट के बाद है, सेचुरेशन के बाद है, सेचुरेशन पॉइंट के बाद है, तो आपको साइनसॉइडल फ्लक्स के लिए नॉन साइनसॉइडल करंट चाहिए होता है। हम इसकी चर्चा करेंगे, क्यों होता है, थर्ड हार्मोनिक्स रहने से क्या होगा, पिकी नेचर, ये सब हम चर्चा करेंगे, फ्लैट टॉप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।